हेलो एवरीवन। तो उत्तराखंड और असम के बाद अब एक और राज्य ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि है मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इस नए बिल के मेन प्रोविज़न्स यानी कि नए प्रावधान, जो उसके मुख्य प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं, किसे इससे छूट दी गई है और इसका देश की राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ये जो मुख्य विधेयक है, इस विधेयक को पास करने की जो मध्य प्रदेश विधानसभा ने स्टार्ट किया है, जो विधानसभा में पेश किया है, तो मॉनसून सत्र के दौरान 21 जुलाई 2026 को भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच एक मत से पास कर दिया गया है। इसके लिए जो समिति गठित की गई थी वो थी जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर कमेटी इसके लिए गठित की थी। और अगर देश में इस राज्य का स्थान देखें तो उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश इसे लागू करने की दिशा में उठाने वाले शुरुआती राज्यों में शामिल हो गया है। बस अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से इसे परमिशन के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके मुख्य प्रावधान हैं क्या क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बहुविवाह यानी कि बहुत सारे मल्टीपल जो मैरिजेस होती हैं, जो कि अन्य धर्मों में भी लागू हैं, तो पॉलीगैमी जिसे बोला जाता है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। राज्य में सभी धर्मों के लिए एक ही नियम होगा। अब यहाँ राज्य में जितने भी धर्म हैं उनके लिए एक ही नियम होगा। अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ पर मोनोगैमी अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तीन तलाक और हलाला पर जो रोक लगा दी जाएगी, मौखिक 3 तलाक यानी कि प्रथागत तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाएं जो मौजूद हैं अन्य धर्मों में, उन पर पूरी तरीके से अवैध और दंडनीय क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया गया है। विवाह और तलाक का जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो जाएगा। सभी धर्मों के लोगों के लिए अपनी शादी और तलाक का सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम लिव इन के बारे में बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं इस बिल में, तो देखा जाए लिव इन में रहने वाले जो कपल्स हैं वो उन्हें 1 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन या घोषणा पत्र देना होगा कोर्ट में। अगर कोई जोड़ा यानी कि कोई कपल बिना रजिस्ट्रेशन के रहता है तो उनके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। यदि लिव इन में रहने वाले किसी भी साथी की उम्र 21 साल से कम है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके माता पिता अभिभावकों को दी जाएगी। अगर कोई पहले से शादीशुदा व्यक्ति अपने पार्टनर को धोखा देकर लिव इन में रहता है तो उसके लिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। और अगर हम संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे नियम होते हैं उनके बारे में बात करें तो बेटा हो या बेटी, सभी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा जो सैरोगेसी और गोद लिए बच्चों और लिव इन से पैदा होने वाले बच्चों को भी पूरी कानूनी मान्यता और समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है। कानून में अवैध यानी कि इललेजिटिमेट शब्द को हटा दिया गया है। अगर कोई पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर को बीच में छोड़कर चला जाता है तो महिला कानूनी पत्नी की तरह ही अदालत से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इस प्रोविज़न्स में, इस कानून में, ये जो बिल है उसमें किसे छूट दी गई है, तो राज्य की जो सबसे बड़ी आबादी है यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, उन समुदायों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि उनकी जो संस्कृति है, परंपराओं और जो उनके संवैधानिक सुरक्षा के जो नियम हैं, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल 6 है उन्हें का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, उसका सम्मान करते हुए यह उन्हें छूट दी गई है। अगर हम विपक्ष के बारे में बात करें तो विपक्ष का क्या कहना है इस बिल पर, तो विपक्ष का कहना है कि जो इस बिल का विरोध करते हैं और इसे जो सिलेक्ट कमेटी है उसे भेजने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस तरह के मुद्दों के ज़रिए राजनीतिक लाभ और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि राज्य में और भी अन्य गंभीर मामले मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या तर्क हो सकते हैं उन्हें देखें
तो इस बिल के समर्थन में, इस बिल के फेवर में अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता अधिकार को सही मायनों में लागू करने के लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इससे दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है इसके फेवर में, तो कई धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं उनमें महिलाओं की जो संपत्ति या अधिकारों के मामले में पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले हैं। यूसीसी आने से महिलाओं की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो और पावरफुल होगी। इससे राष्ट्रीय एकता का हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि देश में एक राष्ट्र एक कानून की भावना को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न कम्युनिटीज़ हैं, जो विभिन्न डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनके बीच कानूनी दूरियां कम होंगी। अगर हम इसके चैलेंजेस के बारे में बात करें, इसके विरोध में बात करें, तो इस बिल के आने के बाद विविधता का सम्मान, यानी कि भारत एक बहुसांस्कृतिक, यहाँ पे इसका मतलब है कि भारत में जो मल्टीपल कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट हमारे जो कल्चर्स हैं, बहुधार्मिक हमारा जो देश है वो एक बहुधार्मिक देश है। तो आलोचकों का जो इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उन लोगों का तर्क है कि विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 25 से 28 दी गई है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आदिवासी और जनजातीय समुदाय को लेकर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और आदिवासी समुदायों की जो अपनी अनूठी संस्कृति और कस्टमरी लॉज हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। और तीसरा, देश के विभिन्न समुदायों के बीच आम सहमति कंसेंसस बनाना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में, जो कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 44 में कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यही था हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप से देखें तो जो यूसीसी है वो सिर्फ एक कानून या धाराओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के उस सपने से जुड़ा हुआ है जहां देश के हर नागरिक के लिए न्याय, समानता और एक जैसे अधिकार सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राज्यों द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदम, चाहे वो वैधानिक सुरक्षा की एक बड़ी शुरुआत हो, लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही ज़रूरी है कि देश की विविधता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता के ताने बाने को सुरक्षित रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक राष्ट्र एक कानून का यह मॉडल आने वाले समय में पूरे देश में लागू हो पाएगा, और क्या इससे वाकई लैंगिक न्याय का उद्देश्य पूरी तरह पूरा होगा? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और वैधानिक मुद्दों से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।